ललितपुर से इस वक्त हमारे पास है। सदर विधायक की शिकायत पर समाजवादी पार्टी ने चुटकी ली है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। विधायकों की नहीं सुनते अफसर, शर्मनाक। ये समाजवादी पार्टी का ट्वीट। ललितपुर के विधायक के बयान पर चुटकी लिए समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, सरकार को घेरा है, लिखा है विधायकों के नहीं सुनते अफसर, शर्मनाक। ये समाजवादी पार्टी का ट्वीट ललितपुर के विधायक के बयान पर। सदर विधायक की शिकायत पर समाजवादी पार्टी की चुटकी। और ये देखिए समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट। योगी की सरकार खुद भाजपा के विधायक लाचार। ललितपुर के भाजपा विधायक द्वारा दिए गए निर्देश अफसर नहीं सुनते, शर्मनाक। एक उप मुख्यमंत्री है, उनसे पूछे बिना ट्रांसफर हो जाते हैं। विधायकों की बात नहीं सुनी जाती। ये सब ट्वीट का कंटेंट है समाजवादी पार्टी के। ऐसे जनप्रतिनिधि तुरंत दे दें इस्तीफा, जनता के साथ धोखा बंद करे सरकार। दरअसल ललितपुर के सदर विधायक ने अधिकारियों को लेकर मोर्चा खोल दिया है और अधिकारियों की शिकायत शासन से पत्र लिखकर की है। ललितपुर में अधिकारियों के खिलाफ विधायक ने मोर्चा खोला है। सदर विधायक ने शासन से अफसरों की शिकायत की है। विधायक राम रतन ने बात न सुनने के आरोप लगाए हैं। जिले के अधिकारियों की शिकायत सीएम से की है और विधायक ने शासन को पत्र लिखकर अफसरों की शिकायत की है। इसी बात पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके चुटकी ली है। विधायक राम रतन ने बात न सुनने का आरोप लगाया है, अफसरों पर शासन से शिकायत की है जिले के अधिकारियों की। प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और सरकार का मुख्य लक्ष्य है हर आदमी को उसकी आवश्यकता अनुसार सुविधा मिले, योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन ललितपुर में कुछ दिन से फ्रीजर जो डेड बॉडी रखी जाती है हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में, उसके संबंध में समाचार छपा ललितपुर में कि उसमें नेवले ने घुस के डेड बॉडी को नष्ट करने का कोशिश की। मैंने उसी दिन सीएमएस को फ़ोन करके कहा, व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि जितने भी फ्रीजर इस तरह के हैं उन सबकी मरम्मत करा दें। परंतु उस हाँ तो कहा उसने, लेकिन अभी भी आज की जानकारी में भी वो फ्रीजर ठीक नहीं हुए। तो मुझे मजबूरन ये लगा कि ये लोग अनदेखी, मेरे आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये जनता की बात क्या सुनते होंगे। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। समाजवादी दफ्तर पर बड़ी बैठक अभी भी जारी है, चल रही है। कीर्ति कोल को लेकर यह पार्टी की बैठक चल रही है। अखिलेश यादव ने विधायकों को बुला लिया है। रविदास मेहरोत्रा समेत तमाम विधायक दफ्तर में मौजूद हैं। उम्र कम होने के चलते कीर्ति कोल का नामांकन कल रद्द हुआ था। इसी पर बड़ी बैठक जारी है समाजवादी पार्टी दफ्तर में। कीर्ति कोल का नामांकन न्यूनतम उम्र सीमा से कम उम्र लिखे जाने और बताए जाने की वजह से रद्द हुआ। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। अनुभव, ये बैठक कब से चल रही है, कितनी देर हो गई और कोई इनपुट आपके पास बैठक के भीतर से? अनुभव जी, अनुभव आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम अनुभव से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। एमएलसी चुनाव में कीर्ति कोल को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। आखिरी दिन कीर्ति कोल ने नामांकन किया, लेकिन न्यूनतम उम्र सीमा से भी कम उम्र उन्होंने घोषित की और इसी आधार पर उनका नामांकन रद्द हो गया। ये एक ऐसा विषय था पार्टी के लिए एम्बैरेसिंग, जिस पर चिंतन तो बहुत जरूरी था, लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आखिरी वक्त पर भी इस तकनीकी गलती को नहीं पकड़ा, नहीं देखा, नहीं जाना, न नोटिस किया और उसी नामांकन पत्र के साथ गए और उसके बाद ये नामांकन पत्र खारिज हुआ, रद्द किया गया। तो बड़ी बैठक जारी है लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर। विधायकों के साथ अखिलेश यादव की, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक जारी है। रविदास मेहरोत्रा समेत तमाम विधायक दफ्तर में मौजूद हैं। कम उम्र होने के चलते कीर्ति कोल का नामांकन रद्द हुआ था। 30 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा एमएलसी पद के उम्मीदवार के लिए, लेकिन उससे कम उम्र घोषित की खुद कीर्ति कोल ने। कीर्ति कोल को लेकर चल रही है पार्टी की बैठक समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर। हम बात करेंगे अपने सहयोगी से, जो कि इस बैठक पर निगाह बनाए हुए हैं, और उनसे तमाम जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करेंगे हम। क्या हुआ इस बैठक में अभी तक? अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस बैठक से जुड़ी हुई?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कीर्ति कोल का नामांकन रद्द हो गया और सिर्फ उम्र की वजह से, यानी कीर्ति कोल की उम्र 28 वर्ष थी, 30 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है और यही नहीं पता था। इसको लेकर अखिलेश यादव ने खासी नाराजगी जताई है, खासतौर से जो पार्टी की टेक्निकल टीम है, जो इलेक्शन मैनेजर्स है और जो प्रस्तावक है, क्योंकि कीर्ति कोल ने 2 सेट में अपना नामांकन भरा था। एक सेट में तो अखिलेश यादव भी प्रस्तावक थे, इसके अलावा तमाम और विधायक उनके प्रस्तावक थे। तो उन लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि आप लोगों ने क्या इस पर बात नहीं की, चर्चा नहीं की थी, क्या किसी ने पर्चा नहीं देखा था, नामांकन पत्र नहीं देखा था, एफिडेविट नहीं देखा था? इन सारी चीजों पर चर्चा हुई है। उसके अलावा अखिलेश यादव ने आज कृष्णा पटेल से भी मुलाकात की है, जो अपराधी कैंप के अध्यक्ष है, उनसे भी मुलाकात की है। उनकी कुछ अपनी दिक्कतें हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ मुकदमों को लेकर उन्होंने मुलाकात की है और अखिलेश यादव ने कहा कि ठीक है, सदन में हम पूरी बात रखेंगे। साथ ही साथ कुछ जो जिले थे जहाँ पर प्रभारी बचे हुए थे सदस्यता अभियान के, तो आज उन जिलों में भी, हालांकि ज्यादातर जिलों में तो घोषणा पहले ही कर रही थी अखिलेश यादव ने, पहले मंडलों के हम क्या है कि प्रभारी बनाए, फिर जो जिलों के सदस्यता अभियान के प्रभारी बनाए और कुछ 4-5 जिले जो बचे हुए थे उनके भी प्रभारियों के नाम की आज घोषणा की है। ठीक है अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका। एक और बड़ी खबर लखनऊ से ही समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान के प्रभारियों की नियुक्ति की है। उज्जवल रमण सिंह और आशुतोष सिन्हा को प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे ही लालजी वर्मा, राकेश पांडे को अंबेडकर नगर का प्रभारी बनाया गया है। त्रिभुवन दत्त, अतहर खान को भी अंबेडकर नगर का प्रभारी बनाया गया है। पूर्व सांसद आलोक तिवारी और सुनील सिंह को जनपद संत कबीर नगर का प्रभारी नामित किया गया है। गाजियाबाद के जलालुद्दीन सिद्दीकी को प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान में गति देने में सहयोग करने के लिए नामित किया गया है। तो सदस्यता अभियान के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है समाजवादी पार्टी ने, अभी हमारे सहयोगी बता भी रहे थे। इस सिलसिले में भी ये बैठक हो रही है समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर। जो उनको जिम्मेदारियां मिली हैं उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, लखनऊ से ही है। अखिलेश यादव से मुलाकात की है कृष्णा पटेल ने। अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष हैं कृष्णा पटेल और विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। इस बैठक में 2024 के चुनाव पर चर्चा हुई है, ये कहना है कृष्णा पटेल का खुद। सपा से हमारे संबंध आगे भी अच्छे रहेंगे, ये भी उनका कहना था। कृष्णा पटेल अपना दल कमेरावादी के अध्यक्षा, चुनाव से पहले गठबंधन में आई समाजवादी पार्टी के साथ और आज उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि आगे भी समाजवादी पार्टी के साथ उनके संबंध अच्छे ही रहेंगे। मुलाकात की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हमने रखी हुई है। कृष्णा पटेल मिली हैं अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर। अपना दल के यानी अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष। अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी हमारे साथ हैं। मैडम, आज अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या बातें हुई? जब से चुनाव हुआ है तब से हम लोग बैठे नहीं थे, चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा एक मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ घटनाएं भी हो गई थी, तब भी हम नहीं आ पाए थे, थोड़ी व्यस्तता थी मेरी अपनी। आज आए थे, बैठ के 2024 का चुनाव नज़दीक आया है, कैसे चुनाव लड़ना है, क्या करना है, उसी पे हम लोग को संगठन को कैसे आगे गति दी जाए, कैसे मजबूती जाए, उसके लिए हम लोगों ने चर्चा की है। कीर्ति कोल के मामले में भी कोई चर्चा हुई? कीर्ति कोल के मामले में कोई चर्चा विशेष ऐसी नहीं हुई थी, लेकिन हाँ उन्होंने प्रयास अच्छा किया था, लेकिन कैसे उनसे चूक हो गई ये उनका व्यक्तिगत होगा, मुझे पता नहीं ज़्यादा। अच्छा, शिवपाल सिंह यादव चूँकि गठबंधन से अलग हो गए हैं, अब राजभर भी अलग हो गए हैं, अपना दल कमेरावादी से कैसा चल रहा है? हम लोगों से बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं उनसे मिल के आई हूँ, इतनी देर बैठ के चर्चा की, बहुत अच्छे हमारे संबंध हैं और मुझे उम्मीद है हमारे आगे समय तक भी अच्छे ही संबंध हैं। कहा जा रहा था पल्लवी पटेल भी आपके साथ आई? पल्लवी पटेल के पैर में चोट है, आप सभी को पता है, डॉक्टर ने उनको आराम के लिए कहा, इसलिए नहीं आ पाई हैं और मिलती रहती हैं, आती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, और आगे समय मिलेगा जरूर आएंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेरावादी अपना दल कृष्णा पटेल का कहना है कि वो मुलाकात करने आई थी, चूँकि चुनाव के बाद से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मिलकर बैठकर बात करना ज़रूरी था। उन्होंने अखिलेश यादव से बात की, मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा की, 2024 के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है और कैसे आगे चुनाव लड़ना है, क्या रणनीति होगी, पार्टी की कैसे मजबूत होगी, संगठन कैसे मजबूत होगा, इन तमाम मुद्दों पर कृष्णा पटेल ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास लखनऊ से है। गायत्री प्रजापति की पत्नी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बड़ी खबर, अमेठी से सपा विधायक भी हैं महाराजी देवी।
अखिलेश यादव से करीब आधे घंटे तक उनकी मुलाकात हुई है और महाराजी देवी के साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। गायत्री प्रजापति की पत्नी है महाराजी देवी, सफलता से चुनाव लड़ा उन्होंने, पिछले विधानसभा का विधायक हैं और मुलाकात की है लगभग आधे घंटे तक उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से। उनकी बेटी भी उनके साथ मौजूद थी। एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से। और आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं कानपुर से आ रही खबर का। यहां पर सपा विधायक इरफान सोलंकी ने हिंसा के आरोपी हाजी वसी से संबंधों को लेकर भाजपा पर सवाल उठाए। हाजी वसी से संबंधों पर बोले हैं सपा विधायक इरफान सोलंकी। यह भाजपा नेताओं की साजिश है, ये उनका कहना है। मेरे वसी से संबंधों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सीएम योगी और विधानसभा अध्यक्ष से मिलूंगा, इरफान सोलंकी का कहना है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अपनी बातों और तथ्यों को उनके सामने जरूर रखूंगा, यह भी उनका कहना है। हाजी वसी से संबंधों को लेकर सपा विधायक इरफान सोलंकी ने सफाई दी है। हाजी वसी से कारोबार को लेकर पार्टनरशिप की थी, यह भी उन्होंने कबूल किया है। फंडिंग में आरोपी हाजी वसी से मेरे पुराने ताल्लुकात हैं। मैंने हाजी वसी की कंपनी में पत्नी नसीम को पार्टनर बनाया था। 2013 में बनाई गई फर्म से 2018 में घाटे के चलते पत्नी ने इस्तीफा दे दिया। खुद विधायक होने के कारण पत्नी को हेमराज कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनर बनाया था। फर्म का 20% का शेयर चाचा मिराज को ट्रांसफर कर दिया। 3 जून की हिंसा से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ये तमाम बयानात हैं इरफान सोलंकी के, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। कानपुर हिंसा में आरोपित बिल्डर हाजी वसी जेल में है और उस पर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई भी कर दी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के चर्चित विधायक इरफान सोलंकी के साथ हाजी वसी के संबंध निकल करके सामने आए हैं। इरफान सोलंकी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। इरफान भाई, आपके किस तरह के संबंध हाजी वसी के साथ हैं? 2013 में हमने एक फर्म बनाई जिसमें हम 5 लोग पार्टनर बने। हाजी वसी साहब थे, वसीम रायदर साहब थे, हमारे चाचा थे, एक और लोग थे और हमारी धर्मपत्नी थी। तो ये सोचा एक उसका कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे ताकि तो पैसे 2018 में वो फर्म बंद हो गई क्योंकि उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था और फर्म में और ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था। तो 18 में मैंने लिख के सीए को अपना रजिस्ट्रेशन दे दिया, यानी अपनी धर्मपत्नी का, और मेरा जो शेयर था वो हमने अपने चाचा की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया और उस फर्म से हम अलग हो गए। अब ये जो घटना हुई है 3 जून की 21 में, तो 5 साल पहले तो मैं पहली बात तो उस फर्म से हट भी चुका। दूसरी बात, इससे पहले मैंने किंगफिशर का भी शेयर खरीदे थे, कभी किंगफिशर चली गई। तो हमें उससे क्या लेना देना भाई? जिस समय कोई आदमी भी, आप हैं, आप एबीपी में हैं, कल दूसरे चैनल, अल्लाह करे कल बीबीसी में और बड़े चैनल में जाए, तो क्या आज एबीपी से या आपके कैमरामैन सामने इनसे आपके संबंध तो खराब नहीं हो जाएंगे? हमेशा भाई वाले मित्र वाले संबंध बने रहेंगे। तो ऐसे ही संबंध तो मेरे, और फिर मैं क्षेत्रीय विधायक भी हूँ। इरफान सोलंकी के बयान का मुख्य हिस्सा हमने आपको दिखाया। अगली बड़ी खबर बरेली से है। नगर निगम पार्षदों के मोबाइल बंद हैं। बिजली बिल जमा नहीं होने की वजह से उनके फोन बंद हो गए हैं। क्या बरेली में पार्षदों के पास बिल के पैसे नहीं है? बहुत सहज, बहुत स्वाभाविक सवाल है ये। नगर निगम की तरफ से बिल ना देने पर उनके फोन बंद कर दिए गए हैं। बरेली में नगर निगम के अफसरों ने पार्षदों की बोलती बंद कर दी है। दरअसल नगर निगम में पार्षदों को एक मोबाइल और 1 जियो का पोस्टपेड नंबर दिया गया था। इसका बिल नगर निगम को देना पड़ता है, लेकिन पिछले 2 महीने से नगर निगम की तरफ से पार्षदों के मोबाइल नंबर का बिल जमा नहीं किया गया है। उनके नंबर बंद हो गए हैं। मोबाइल बंद हो गए हैं। अभी नगर निगम में थोड़ा बजट की दिक्कत तो है। तो किस तरीके की दिक्कत आ रही है? कैसे मोबाइल है वो तो जितने पार्षद हैं सभी को मिले हुए हैं नगर निगम द्वारा। कितने लोगों को दिए गए? 90 लोगों को। 90 लोगों को दिए गए। मोबाइल नंबर बंद हो गए, लेकिन हमने तत्काल इसकी सूचना अपर नगर आयुक्त को, उससे संबंध जो भी अधिकारी उनको दे दी गई थी। उसकी फाइल सेंक्शन भी हो गया है, कंपनी को चेक चला गया है। कल शाम को, आज संभवतः भी आधे घंटे में चालू हो जाएंगे। अब छोटे छोटे रिचार्ज की बस संभावना रहती है कि दिक्कतें आती हैं, लेकिन नगर निगम अपनी तरफ से अलर्ट है, वो प्रयास कर रहा है, क्योंकि उनके भी CUG नंबर हैं तो उनको संपर्क साधने में भी दिक्कत होगी। लेकिन कुल मिला के जो नई नगर आयुक्त जी आई हैं बहुत सज्जन लेडी हैं और IAS अधिकारी हैं, सब उनके कामों की सराहना करते हो। एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। सीएम योगी से प्रोफेसर रामगोपाल यादव को मिले 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन रामगोपाल यादव पर सियासी हमले बंद नहीं हो रहे।
अब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर ही सवाल दागे। ये मैं समझती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने प्रदेश के मुखिया से मिलना चाहता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, तो लोकतंत्र में उसको आज़ादी है। ये पत्र ऑलरेडी जिस तरह से बाहर पब्लिक हो गया है कि मुख्यमंत्री जी को क्या पत्र ज्ञापन सौंपा गया, क्या चीज़ें बात हुई, उस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस पत्र में 2 ही व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है। चाचा जी ने अपना व्यक्त किया अपने और पत्र जारी करवा दिया उनका, तो मैं समझती हूँ कि उनका जो भी पत्र लिखा हुआ है उस पत्र को पढ़ करके और जो चाचा जी ने बात कही है उससे कई लोग सहमति रखते होंगे। अपर्णा यादव अब बीजेपी की सदस्य हैं, वो कह रही हैं चाचा जी ने जो कहा है ये उस पत्र को सार्वजनिक करने के बाद उससे बहुत सारे लोग सहमत होंगे। ये बात अपर्णा यादव कह रही हैं, यादव परिवार की सदस्य हैं। सीएम योगी से रामगोपाल यादव को मिले 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उन पर हमले बंद नहीं हो रहे हैं। बहू अपर्णा नेता की बात आपने सुनी और उन्होंने समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर ही सवाल उठाए। तो वो तो चिट्ठी जो माननीय रामगोपाल जी ने मुख्यमंत्री को दिया, तो उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि उनके ऊपर भूमाफिया का मुकदमा लिखा गया है। टीवी पर मैंने देखा कि किसी के ऊपर 80 मुकदमे, 81 मुकदमे, 82 मुकदमे एक आदमी के ऊपर लिखे गए हैं। ऐसे भूमाफिया की पैरवी करने माननीय रामगोपाल जी जा रहे हैं और सपा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो भाई खाली रामगोपाल के समधिए तो नहीं हैं उत्पीड़न के शिकार, आजम खां भी हैं और भी मुसलमान भी हैं, कोयरियो हैं, भरो हैं, चौहानों हैं, बिंद हैं, केवट है, मल्लाह हैं, तमाम लोग उत्पीड़न के शिकार हैं। तो खाली रामगोपाल यादव के समधिए रहेंगे उत्पीड़न में। देखा आपने इस सारे प्रकरण पर ओम प्रकाश राजभर ने जो कुछ कहा हमने आपको दिखाया और उन्होंने भी बहुत तीखे तंज किए हैं। समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। रामगोपाल यादव का मुख्यमंत्री योगी से मिलने पर बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि अगर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से मिलना बंद कर दें तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। हम हिंदुस्तान के मंत्रियों से रोजाना मिलते हैं। जिस दिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के लोगों की मुलाकात भी बंद हो जाएगी उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर कोई समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिलता है कि दुनिया का कोई लालच, कोई धमकी, कोई चीज हमें न छुपा सकती है, न समाजवादी पार्टी की नीतियों से विरोध कर सकती है। एक बड़ी खबर है, खबर मेरठ से है। यहाँ पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने दरोगा को फटकार लगाई है। एक महिला की फरियाद के मामले में अनसुनी करने पर सुषमा सिंह ने दरोगा को जमकर फटकारा। दरअसल एक महिला ने जन सुनवाई में पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि उसका पति होटल में देह व्यापार कराता है। इसकी वीडियो चैट महिला ने सुषमा सिंह को सौंपी और इसके बाद वो दरोगा पर भड़क गईं और फटकार लगा दी। साथ साथ आरोपी पति को तत्काल गिरफ्तार करने और होटल को सील करने के उन्होंने आदेश दिए। इन्होंने इनको जब 112 पे कॉल आया तो क्या बोला इन्होंने, हमारा पिता जान से घर से मेडिकल कराया, क्या मिला मेडिकल में? एक बात बताओ, भाई सुनो तुम भी, 1 मिनट क्या हो बाद में करें। महिला को प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए फॉर द टाइमिंग जब तक ये इंक्वायरी चल रही है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जो घृणित मानसिकता को रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है ऐसे लोगों को समाज में सर्वाइव करना चाहिए। ये लोग दोषी हैं, गलत काम कर रहे हैं और इस पर एक्शन होना चाहिए। सबसे महिला पे घरेलू हिंसा को लेकर कंप्लेन की गई थी, इस विषय को लेकर कंप्लेन नहीं की गई थी, लेकिन जानकारी जरूर दी गई थी। मेरा बार बार ये कहना है, बड़ी मुश्किल से कोई महिला जो पीड़ित होती है, मानसिक भी होती है, शारीरिक भी पीड़ित होती है और समाज के द्वारा और परिवार के द्वारा वो दबाव भी होता है, बड़ी हिम्मत करके और एक लेवल पे वो समझौता करती है कि मैं इतना बर्दाश्त करूँगी। जब उसकी बर्दाश्त की सीमा पूरी हो गई होती है तब वो निकलती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।